और खबर तफसील से जनूबी कश्मीर के वानपुर अनंतनाग इलाके से पुलिस ने 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार करके एक बड़े मिलिटेंट मॉड्यूल को बेनकाब किया है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी देविंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता शाम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वानपुर के मकाम पर पुलिस ने एक I-20 कार को रोककर उसमें सवार 3 मिलिटेंट और उनके साथ मौजूद पुलिस के डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया। मुतल्लिका डीएसपी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात था। माजी में भी वह पुलिस के अहम ओहदों पर फायज रहा है। गिरफ्तार शुदा मिलिटेंटों में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर व साबिक पुलिस एहलकार नवीद बाबू साकिना शोपियां भी शामिल है। जरा के मुताबिक डीएसपी के घर से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। उधर पुलिस थाना काजीगुंड में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक कोई अहम बयान नहीं दिया है। ताहम इस वाक़े की आला सतह पर तहकीकात का आगाज किया गया है। इनपुट के बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया और जिसमें 2 नामी मिलिटेंट हैं। उसके अलावा जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक टॉप ऑफिसर का भी इसमें नाम आया है, जो डीएसपी देविंदर सिंह है और जो त्राल के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और हम इस वक्त ठीक DIG ऑफिस साउथ कश्मीर के बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि हमने कोशिश की थी अंदर जाने की, हालांकि कई बार हमने राबिता करने की कोशिश की थी DIG साउथ कश्मीर से, लेकिन और आप देख सकते हैं कि हमें रोक दिया गया है और हम गेट के अंदर हमें एंटर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ से हटने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जिस I-20 में ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, जो मिलिटेंट, और उसमें ये DSP भी था, उस I-20 कार को जब्त कर लिया गया है और शायद वो इसी दफ्तर में है। और इसका पुलिस ने जो है मैसिव इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया है और अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है कि जो ये DSP है इसका क्या रोल रहा है, क्या ये मिलिटेंसी के साथ जो है इसका डायरेक्टली लिंक है या फिर कोई कॉन्स्पायरेसी थी या फिर कोई आर्म्स डील थी, ये कहना अभी कबल वक्त होगा। हालांकि इसमें जो है पुलिस स्टेशन काजीगुंड में एक FIR भी लॉन्च किया गया है, FIR नंबर 5/2020, और जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और जो है एक्सप्लोजिव जो सबस्टेंसेस एक्ट है वो भी उसमें दिखाया गया है। और FIR में तीनों जो नाम है वो मेंशन किए गए हैं, इंक्लूडिंग DSP जो कि टॉप ओहदों पे रहे हैं अभी तक, और उनको एक अवार्ड से भी नवाजा गया है, ब्रेवरी अवार्ड से। शायद ये बताया जा रहा है, ज़राए के हवाले से ये खबर है कि प्रेसिडेंशियल मेडल से भी इस DSP को नवाजा गया है और अभी तक वो टॉप ओहदों पर फाइज रहे हैं। और अभी की अगर हम बात करेंगे, ये स्पेशल एंटी हाईजैकिंग स्क्वाड जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है, एंटी हाईजैकिंग सेल है, उसके साथ वाबस्ता थे ये DYSP, और ये यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है उनके लिए चौंका देने वाली खबर होगी। फ़िलहाल के लिए जो ये इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि पुलिस ने जो है इसमें तफ्तीश जो है वो शुरू की है। और हालांकि कुछ एक्सप्लोजिव्स भी बरामद किए गए हैं, AK-47 राइफल का भी बताया जा रहा है, एक पिस्टल का भी बताया जा रहा है, और ये हथियार और गोली बारूद जो है वो शायद DYSP की पोजीशन जो इनका घर है वहाँ से बरामद किया गया है। नेटवर्क 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। मुझे इत्तला इन्फॉर्म किया, मैंने DIG साउथ कश्मीर को आदेश दिया कि अपने एरिया में नाका लगाए। उन्होंने नाका लगाया और गाड़ी सर्च करने के बाद देखा कि उसमें 2 वांटेड मिलिटेंट थे। उनके साथ हमारे पुलिस के एक DSP पाए गए, एक और रेसिडेंट थे जो कि एडवोकेट है और हमारे लिस्ट में OGW भी है, उसको प्लान से रखते हैं अवस्था। उन लोगों को इंटरोगेट किया गया। बाद में मैंने पुलिस, आर्मी, CRPF, IB, RNW जितने एजेंसी है सबको इकट्ठा ला के ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया गया और अभी भी चल रहा है। और उसमें एक टॉप कमांडर HM का मिला, आप सब जानते हैं उनको, नवीद शाह, जो कि 2017 में पुलिस में कांस्टेबल था और बडगांव से अफसर गुजान से 4 हथियार लेकर भाग गया था। उसके बाद बहुत सारे पुलिस किलिंग, सिविलियन किलिंग, ट्रक ड्राइवर के किलिंग इन्वॉल्व है। और इस साल, पिछले साल ऑर्चर्ड, बहुत से ऑर्चर्ड को जलाया गया, लोगों को धमकाया। अभी तक उसके खिलाफ 17 FIR केस दर्ज है। वह हमारे लिए बहुत मोस्ट वांटेड था और डिस्ट्रिक्ट शोपियान का वो डिस्ट्रिक्ट कमांडर है और HM तंजीम का रियाज नार्को जो चीफ है उनका ये 83
है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो हम लोग का खबर मिलेगा बाद में, और चूंकि बहुत सारे लीड मिला है जिसको आप लोग से शेयर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मुझे ऑपरेशन को भी जारी रखना है। कल चूंकि एनएच पे पकड़ा गया था, बहुत सारे लोगों को पता चल गया, इसलिए शोपियां में एक हाईडोर से मिलिटेंट भागने में कामयाब हुआ और उस हाईडोर जमीन के नीचे था, लगभग 8 फीट गड्ढा हाईडोर था प्रॉपर, उसमें खाने पीने रहने के बहुत सारे सामान थे। दूसरा बात है कि कल रात हम लोग को खबर मिला गुलशनपुरा जो त्राल में एक गांव है, वहां पर 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। उसमें एक हवाद खान है कि बहुत मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, जो पिछले 2 साल से बहुत सारे सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व है, पुलिस वाले को मारे हैं, बहुत धमकाते हैं, रिक्रूट कराते हैं नए लड़कों को। जब हमारे पार्टी ने, जिसमें कि पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ शामिल थी, उसको कॉर्डन डाल डाला और उसको सरेंडर करने के लिए कहा तो उधर से फायर आया, फिर फायरिंग इधर से टेलेट किया गया जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। उसका तीसरा मिलिटेंट घर शिफ्ट कर लिया। उसके बाद फिर दोनों तरफ से फायरिंग हुई, उस फायरिंग में तीसरा मिलिटेंट मारा गया है। अभी तीनों मिलिटेंट को त्राल थाना लाया गया है, जो लीगल कार्रवाई है, मेडिकल कार्रवाई, पोस्टमार्टम किया जाएगा। और दोनों इनकाउंटर में बहुत सारे साजो सामान मिले, AK-47 मिले गए, यूविजल सील मिले गए, यूविजल लॉन्चर मिला है, ग्रेनेड मिला है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिला है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। Sir, can you tell us about this police officer who has been arrested? Was there a possible nexus between him and the militants as so far as your investigations are concerned? What have you got so far? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पुलिस अफसर है, ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जो जिस हालत में कल पकड़ाया गया, जो कि मिलिटेंट को अब गाड़ी में बैठा के ड्राइव करके जम्मू साइड जा रहा था, ये हिनियस क्राइम है। इसीलिए उसको हमने वही ट्रीट किया जो मिलिटेंट को करते हैं, प्रॉपर अरेस्ट किए, रिमांड पर लाए हैं, इंटरोगेशन चल रहा है और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। अगर का पूरा नाम जरा बताएंगे कि ये पूरा नाम इनका साथ साथ में, क्या ये सही है कि इनका पिछला अगर रिकॉर्ड देखेंगे, कई बार इनके खिलाफ कुछ केसेस हैं, अटैच भी थे, इवन 92 में एक्सटॉर्शन के कुछ केसेस हैं। अगर है तो प्राइम पोस्ट इस वक्त एयरपोर्ट पे एंटी हाईजैकिंग में कुछ ही दिन पहले जो डेलीगेशन पे आया था, एट दैट टाइम ही रिसीवर्स ऑफ। देखिए, ऑन रिकॉर्ड जैसे कि बहुत आप लोग मीडिया में लिखे हैं, ऑन रिकॉर्ड ये जो आप बताए थे, कुछ लोग लिखे हैं कि बड़े नेशनल न्यूज में लिखे हैं कि जो पार्लियामेंट्री एक्ट में जो मिलिटेंट था उसमें ये इन्वॉल्व था। देखिए, हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मुझे ऐसी जानकारी ऐसी है। रिकवरी हुई है उसके बारे में, इनके घर से कुछ रिकवरी हुई ऐसा सुनने में आया। रिकवरी अभी एसपी शोपियां ऑपरेशन में व्यस्त है, रिकवरी आप सबको पता है और ये तफ्तीश का पार्ट है, उसको हम लोग केस FIR में लाए हैं, रिकवरी को लाए हैं। क्या उनके घर से रिकवरी? Mr. Kumar, can you tell details about the FIR? क्या किस सेक्शंस में FIR हुआ है, किन किन का नाम हुआ है, FIR का नंबर एंड सेक्शन FIR नंबर 5 है /2020 अंडर सेक्शन 7/25 इंडियन आर्म्स एक्ट, 3/4 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और सेक्शन 18, 19, 20, 38, 29 अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। सर, इनकी पहचान बताएंगे जो पकड़े गए, इनका पहचान जो ऑफिसर पकड़े गए उनका नाम तो FIR में ऑलरेडी है, देवेंद्र सिंह नाम उनका है। सर, एयरपोर्ट पे उनकी ड्यूटी थी, क्या ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनका साथ मिलिटेंट के साथ अभी देखा गया, एक बहुत बड़ा डेंजरस ट्रेंड हो सकता था, कहीं एयरपोर्ट के अंदर भी मिलिटेंट जा सकते थे, हाईजैकिंग हो सकती थी, क्योंकि ये खुद एंटी हाईजैकिंग में थे, इनकी तलाशी नहीं होती। क्या आपको लग रहा है कि एक उस हिसाब से बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, कुछ बड़ी घटना हो सकती थी? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला आपको कि ज्वाइंट इंट्रोगेशन चल रहा है, जिसमें हमारे सारे एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस, IB, रॉ, CID सबको इन्वॉल्व किया, इसलिए किया है क्योंकि मामला सेंसिटिव है कि हम कोई भी इसमें चाहता है कि कोई लुक होगा इसमें फुल प्रूफ। मिस्टर कुमार, पुलिस ऑफिसर देवेंद्र सिंह ने मेरे साथ एक इंटरव्यू में कुछ साल पहले ये एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने अफजल गुरु को टॉर्चर किया था
और उसके बाद उनको बोला गया था कि आप एक लास्ट काम करके दिल्ली चले जाइए, उसके बाद आपके पास कोई टॉर्चर वगैरह हम नहीं करेंगे। और उनको जो पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व 5 मिलिटेंट थे उनमें से एक के साथ कांटेक्ट हुआ था और उसको गाड़ी खरीद के दी थी और वहाँ घर भी अरेंज करके दिया था। ये देविंदर सिंह ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में मेरे साथ बोल चुके हैं। आप कहते हैं कि पार्लियामेंट रिकॉर्ड के बारे में उनका आपके रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं है। कैन यू कंफर्म दैट? मेरे रिकॉर्ड में कुछ नहीं है और आप जो बता रहे हैं उसको इंट्रोगेशन में इस बात को ही पूछ लेंगे हम लोग, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। देवेंद्र सिंह जो थे वो पिछले जो डेलीगेशन आई उसके साथ फोटो में भी है, जो ऑफिशियल फोटो रिलीज हुआ है वो उस फोटो में खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है या इट कुड हैव टर्न्ड इनटू अ वेरी अगली सिचुएशन फॉर द फॉरेन डिप्लोमेट्स हु आर हियर? देखिए, उस टाइम वो लीगल बोनाफाइड ड्यूटी पर था और उस टाइम हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं था, नहीं आप लोगों को था, नहीं हम लोगों को था। तो जब किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो ड्यूटी पर है तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं इसको? सर, आपने बात की कि अभी तक मतलब ज्वाइंट इंटरोगेशन चल रहा है, लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि ठीक है उनको मिलिटेंट्स के साथ में पाया गया, लेकिन इंटेंशन क्या था, कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, रीजन क्या था, कांटेक्ट कैसे था, ये सब लोग मतलब किसको पिक किया हम अभी तक नहीं पता चला है। अगर सब कुछ इंटरोगेशन का बात है तो, लेकिन मेन को देखिए आप अनलॉफुल एक्टिविटी सर है क्या है कि मतलब फ्रेंड्स, आप लोग कल बहुत सारे लोग क्योंकि मैं 20 साल से कश्मीर हूँ तो मोर देन 300 मीडिया फ्रेंड में है फोन करे तो मैं किसी को जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया कल जवाब? कि जब तक मैं वेरीफाई नहीं कर लूँ, पूरा डिटेल नहीं आ जाए तो नहीं बताना चाहिए। और अभी तक जितना मुझे चला पाता उतना शेयर क्या हो। सर, प्रिलिमिनरी क्या है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कि आखिर अगर कहाँ जम्मू जा रहे थे तो क्यों जा रहे थे और कांटेक्ट कैसे आने वाले अगले 2 दिन में मैं बताऊंगा जब मुझे इन्वेस्टिगेशन का कुछ क्लू मिलेगा। आप लोग भी जानते हैं कि आज भी ऑपरेशन चला दिन भर, रात में हम लोग फिर करेंगे जो ठिकाना हम लोग को मिला है आज करेंगे। Because of these arrests, I mean, the arrests have been made, including Naveed and all. Are these leads that you have gotten from these militants? This operation today's encounter and his arrest. नहीं, ये जो ऑपरेशन अलग है ये। कोकरनाग में एक और ऑपरेशन चल रहा है। कोकरनाग में हम लोग कदम के साथ जारी है, हम लोग उसमें होपफुल है कि कुछ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। केस में क्या क्या रिकवरीज हुई है और कहां से हुई है? जब पकड़े गए थे उनके पास से हथियार मिले हैं या अगर हथियार मिले हैं तो कहां से मिले हैं? ये मेटर मिशन का है, आप लोग बाद में 2 दिन बाद बताएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे थे आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया, साथ में डीएसपी देविंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। तहकीकात फिलहाल अभी जारी है, मुकम्मल तहकीकात के बाद ही मीडिया को तफसीलात दी जाएगी कि डीएसपी मिलिटेंट के साथ क्या कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क में एनआरसी सिर्फ असम में होगा और सीएए मुल्क भर में नाफिज होगा। उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने की मांग करने वालों पर वाज़ेह किया, सीएए में मरकजी हुकूमत कोई तब्दीली नहीं कर रही है और न ही इस कानून को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में अक़लियतों के लिए समाजी, माशी और आइनी हुकूक महफूज हैं। इस कानून से किसी हिंदुस्तानी शहरी को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान में मुसलमान मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूती में हैं। कुछ लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। देश के किसी भी हिस्से में एनआरसी का कोई भी प्रोसेस नहीं है, नंबर 1, एक्सेप्ट असम। पार्लियामेंट जिस कानून को पास करता है उसको भारत के सभी पार्ट को लागू करना होगा, नंबर 1। उसमें कोई इफ बट नहीं हो सकता। एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, सिटीजनशिप एक्ट में चेंज नहीं होने वाला है। ये कोई तरह से चेंज नहीं होगा, ये बैक नहीं होगा। इसलिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, द पीपल हु आर अपोजिंग थ्रू ए हॉरर हंगामा और हॉरर शो, तो उन्हें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि देयर इज नो रीथिंकिंग ऑन दिस बिल। मुस्लिम्स यहाँ पर कंपल्शन से नहीं रह रहा है, कमिटमेंट के साथ रह रहा है, मजबूरी में नहीं रह रहा है, मजबूती से रह रहा है। और उसके सोशो इकोनॉमिक, रिलीजियस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सेफ है, सिक्योर्ड है। और उसकी इंडिया जो है, इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री फॉर माइनॉरिटीज। इंडियन सिटीजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया है
वो बहुत एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत किया है और एक ऐसे इशू पे किया है जो इशू की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो सच्चाई नहीं, झूठ है और झूठ के आधार पर ये कन्फ्यूजन हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर कोलकाता में हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर हावड़ा के बेलूर मठ से आवाम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब के दौरान CAA से मुताल्लिक़ भी बयान दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन को मानने वाला कोई भी शहरियत ले सकता है। हमने गांधी के बातों पर अमल किया है, हम शहरियत दे रहे हैं, शहरियत ले नहीं रहे हैं, लेकिन इस पर अपोजिशन सियासत कर रहा है। पता होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। स्वतंत्रता के बाद पूज्य महात्मा गांधी से लेकर तब के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर उनके धर्म की वजह से पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिलाने वाले महान सपूतों की इच्छा का ही हमने सिर्फ पालन किया है। जो महात्मा गांधी कह के गए उस काम को हमने किया है। नागरिकता दे ही रहे हैं। किसी की भी नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीतिक खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। अपने राजनीतिक कारणों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज का युवा ही ऐसे लोगों का भ्रम भी दूर कर रहा है। शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR पर गौर-व-खौस के लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक की मजलिस आमला का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। बेंगलुरु में हुए इस इजलास में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए अहम फैसले लिए गए। इजलास में कहा गया कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने मरकजी सतह पर राब्ता कमेटी कायम की है। कर्नाटक में मिली काउंसिल CAA और NRC के खिलाफ कायम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा बनी हुई है। मिली काउंसिल के नुमाइंदों ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट में NPR के खिलाफ जल्द ही PIL दाखिल की जाएगी। उलमा इकराम ने कहा कि मरकजी हुकूमत आवाम मुखालिफ फैसला न ले, मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश न करे। इसी मौजू पर जब तक हम लोग बैठेंगे यहाँ CAA से और NRC से और NPR से लेकर बड़ी तशवीश है। पूरा मुल्क इस वक्त सड़कों पे है, नौजवान बहुत जज्बे में है। ऐसा लग रहा है जैसा कि जंग आज़ादी में जो माहौल बना था वही माहौल इस वक्त दिखता नज़र आ रहा है। बावजूद इसके इतना एहतजाज होने के हुकूमत ने CAA से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है। इससे बड़ा सियासी झूठ और कोई नहीं है। क्या कि इससे जो है मुसलमानों को और अक़लियतों को कोई नुकसान नहीं होगा। कि जो हुकूमत कह रही है ये खुला हुआ झूठ है। हमारे हाथ में जो है हम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मौलाना की इस तरह से लोगों की कोशिशें और मेहनतें रंग लाएंगी और इंशाअल्लाह ज़रूर हुकूमत को उनकी बात को तस्लीम करना होगा। एक अहम जो फैसला हुआ है ये कि मरकज़ी सतह पर, मुल्की सतह पर ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से एक राब्ता कमेटी कायम की गई है 9 अरकान पर मुश्तमिल।
बेंगलुरु में सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन के तहत जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद हुआ। CAA, NRC और NPR की पुरजोर अंदाज में मुखालफत की गई। मरकजी हुकूमत को ये पैगाम दिया गया कि वो CAA कानून के सामने नहीं झुकेंगे। तरक्की पसंद अदीब योगेश मास्टर और दीगर ने इस एहतजाज में शिरकत की। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि साल 2020 में तरक्की की बात करने के बजाय मोदी हुकूमत मुल्क को हर महाज में पीछे ढकेल रही है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आवाम को मुतनाज़ा कवानीन के जरिए परेशान कर रही है। सारे देश के वासी मिलकर जो है एहतजाज कर रहे हैं। इसमें कोई कमी नहीं आई है और ना ही जो है कोई डरा हुआ है, बल्कि महसूस तो ये होता है कि अब हुकूमत जो है डरी हुई है, अंदर से खोखली होती जा रही है और वो जो है ये कहने पर मजबूर है कि आकर मिलें और बातचीत करें। ये हुकूमत अगर झुकने का नाम ले रही है तो हम लोग रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये करे या ना करे हम लोग एहतजाज तब तक जारी रहेंगे जब तक ये CAA का बिल विड्रॉ नहीं किया जाएगा। ये हुकूमत को जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो ये परसेंटेज का रोप हम लोग पे झाड़ के दिखा रहे हैं, अगर वोटर बेस देखा जाए तो उसमें 30% ऑफ द टोटल वोटर्स वोट्स लेके आज हुकूमत कर रहे हैं। आज भी इनको जानना चाहिए कि 70% इनके खिलाफ है। अगर हम लोग 70% एक हो जाए तो पूरा इंशाअल्लाह हम लोग को कामयाबी ज़रूर मिलेगी इसमें। अब हम सब मिलकर इंशाअल्लाह अब एक नई तहरीक चलाएंगे। मोदी हटाओ, अमित शाह को हटाओ, बीजेपी भगाओ। SSF वाले सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन से जो कर रहे हैं उनके साथ पूरा आवाम, पूरा बेंगलुरु के लोग हैं और हम भी हैं। पहले अमित शाह और मोदी ये देखे कि आज हिंदुस्तान की GDP क्या हालत में है करके बोल के, हमारे से ज्यादा बांग्लादेश की हो रही है, हमारे से ज्यादा बाजू के मुल्कों की हो रही है। श्रीलंका की GDP कहीं जा रही है, इंडिया के अंदर कितने के लोग रोड पे हो रहे हैं। अकोला जिले के पातुर शहर में CAA के खिलाफ एक इजलास का इनकाद किया गया। कुल जमाती तंजीम की जानिब से मुनक्किदा इस इजलास को मराठा महासंघ और दलित तंजीमों की तरफ से हिमायत दी गई। इजलास को कामयाब बनाने के लिए कारोबार को पूरी तरह से बंद रखने का भी फैसला किया गया। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 जनवरी को JNU में हुए तशद्दुद के लिए वाइस चांसलर को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान कांग्रेस लीडर सुष्मिता देव ने VC को हटाने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 5 जनवरी को JNU में हुई तशद्दुद की वारदात मुनज़्ज़म साजिश के तहत अंजाम दी गई। जयपुर में आज हज 2020 के लिए कुरानदाजी की गई। रियासती वजीर सालेह मोहम्मद ने सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल में कुरानदाजी की। राजस्थान से इस साल 8,241 आज़िम हज ने फॉर्म दाखिल किया था और राजस्थान को इस बार 6,000 का कोटा मुख्तस किया गया। आज 6,000 आज़िमीन हज का कुरान निकाला गया। बाकी आज़िमीन को अगर दीगर रियासतों से सीटें बची तो मौका दिया जाएगा। इस बार राजस्थान से 580 लोगों को रिजर्व जुमरे में मौका दिया गया है, जबकि 30 खवातीन को बिना महरम के जुमरे में मौका दिया गया है। हुकूमत तेहरान में अपने सफ़ीर को कुछ घंटे तक हिरासत में रखने पर शदीद एहतजाज किया है। बताया जाता है कि बरतानवी सफ़ीर को अमीर कबीर यूनिवर्सिटी के सामने तलबा को हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे के दौरान इश्तियाल दिलाने पर कई घंटे तक हिरासत में रखा गया था। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने सफ़ीर की हिरासत को बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। दिल दिमाग को अंदर तक छू लेने वाले बेशुमार शेरों के खालिक अहमद फराज अपने अहद के एक ऐसे फनकार थे जिसका फ़न किसी इलाके या मुल्क की सरहदों में कैद न रहकर पूरी दुनिया के अदब का हिस्सा बन जाया करता था। उर्दू के मकबूल तरीन जदीद शायरों में नुमाया मकाम रखने वाले हर दिल अजीज़ शायर अहमद फराज का आज 89वां योम पैदाइश है। इस मौके की मुनासिबत से पेश है उनकी शख्सियत और शायरी पर ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों न ए दोस्त हम जुदा हो जाएं।
गम दुनिया भी गम यार भी शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। इन अशार के खालिक अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को सूबे सरहद के इलाका कोहाट में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। जब शायरी शुरू की तो उनका नाम अहमद शाह कोहाटी हुआ करता था, जो बाद में फैज अहमद फैज के मशवरे से अहमद फराज हो गया। अहमद फराज की मादरी जुबान पश्तो थी, लेकिन इब्तिदा ही से उन्हें उर्दू लिखने और पढ़ने का शौक था और वक्त के साथ उर्दू जुबान और अदब में उनकी ये दिलचस्पी बढ़ती ही गई। उनके वालिद उन्हें रियाजी और साइंस की तालीम में आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अहमद फराज का फित्री रुझान अदब और शायरी की तरफ माइल था। इसी शौक के तहत उन्होंने पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में फारसी और उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की और बाज़ाब्ता अदब और शायरी का मुताला किया। अपना करियर अहमद फराज ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर शुरू किया। तब वो बीए कर रहे थे और उनका पहला शेरी मजमुआ तन्हा तन्हा भी मंजर आम पर आया था। एमए करने के बाद वो पेशावर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हो गए। इसके बाद लगातार उनके शेरी मजमूए सामने आते रहे और उनकी शायरी मकबूलियत की बुलंदियां छूती गई। मिसाले दस्ते जुलेखा तपाक चाहता है, ये दिल भी दामने यूसुफ है चाक चाहता है।